नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो रोमांच और रहस्य से भरा है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आयशा और रहमान की कहानी, जो अपने हनीमून के लिए गोवा गए थे। उन्होंने वहां के समुद्र तटों, बाजारों और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया, लेकिन एक दिन उन्होंने एक पुरानी खंडहर में बदल चुकी मस्जिद का दौरा करने का फैसला किया, जो रहस्यमय और भूतिया किस्सों के लिए प्रसिद्ध थी। क्या वे जानते थे कि इस मस्जिद में एक जिन्न का वास है? और क्या वे समझ पाए कि इस जिन्न की छाया उनके जीवन पर क्या असर डालेगी? आयशा और रहमान की इस रोमांचक और भयावह यात्रा में उनके साथ चलिए। जानिए कैसे एक प्राचीन जिन्न ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आयशा और रहमान का प्यार इस चुनौती को पार कर पाया, या फिर उनका प्यार किसी और ही रूप में सामने आया? इस कहानी में प्यार, बलिदान और रहस्य का अनोखा मिश्रण है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखिए यह रोमांचक कहानी, जो आपको अपने स्थान से हिलने नहीं देगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत कहानी। रहमान और आयशा, दो नवविवाहित मुस्लिम जोड़े, ने अपने हनीमून के लिए गोवा जाने का निर्णय लिया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित थे। गोवा में उन्होंने समुद्र तटों, बाजारों और रेस्तराओं का आनंद लिया। वे समुद्र तट पर हाथों में हाथ डालकर टहलते, रेत में खेलते और समुद्र की लहरों का आनंद लेते। बाजारों में घूमते हुए वे विभिन्न चीजें खरीदते और गोवा के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखते। हर पल उनके लिए नया और रोमांचक था। एक दिन उन्होंने एक पुराने खंडहर में बदल चुकी मस्जिद का दौरा करने का फैसला किया, जो अपने रहस्यमय और भूतिया किस्सों के लिए प्रसिद्ध थी। यह मस्जिद बहुत ही पुरानी थी और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। गांव के लोग कहते थे कि यह मस्जिद एक जिन्न का घर है, जो पिछले 700 सालों से यहां वास कर रहा है। यह जिन्न बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक था, लेकिन आयशा और रहमान ने इसे महज एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया और मस्जिद की ओर बढ़ गए। मस्जिद पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। मस्जिद के अंदर की दीवारें और खंभे समय के साथ जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, लेकिन उन पर बने नक्काशीदार डिजाइन अभी भी सुंदरता और रहस्य का एहसास कराते थे। मस्जिद के चारों ओर घास और झाड़ियां उगाई थीं, जिससे उसकी हालत और भी खराब लग रही थी। लेकिन इसके बावजूद उसमें एक अद्भुत आकर्षण था, जो आयशा और रहमान को अपनी ओर खींच रहा था। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही आयशा को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक मस्जिद के एक कोने से एक प्राचीन जिन्न प्रकट हुआ और उसने आयशा के शरीर में प्रवेश कर लिया। रहमान को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने सोचा कि आयशा शायद थक गई है। उन्होंने तुरंत मस्जिद छोड़ने का निर्णय लिया और होटल की ओर लौट गए। जब वे होटल वापस आए तो आयशा बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। रहमान ने सोचा कि यह सिर्फ थकान का असर है और उसने आयशा को आराम करने के लिए कहा। आयशा ने बिस्तर पर लेटते ही अपनी आंखें बंद कर ली और जल्द ही नींद की गोद में चली गई। रात को जब वे सोने गए तो आयशा ने एक अजीब सपना देखा। उसके सपने में वही जिन्न आया और उसने आयशा से कहा, मैं तुम्हें पिछले जन्म से प्यार करता हूं, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? आयशा ने डर के मारे उसे मना कर दिया। आयशा के मना करने के बाद जिन्न ने अपनी भयावहता दिखानी शुरू कर दी। हर रात जिन्न आयशा के सपनों में आता और उसे डराने की कोशिश करता। आयशा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और रहमान को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने देखा कि आयशा दिन में भी खोई खोई रहती है और रात को उसे नींद में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। आयशा का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। रहमान को बहुत चिंता होने लगी। धीरे धीरे आयशा जिन्न की दर्द भरी कहानी सुनने लगी और उसके प्रति उसका दिल पिघलने लगा। जिन्न ने उसे बताया कि वह एक बार इंसान था और उसे एक शाप के कारण जिन्न बना दिया गया था। उसकी आत्मा तब से मस्जिद में बंधी हुई है और वह आयशा के रूप में अपने पुराने प्यार को पहचान गया है।
जिन्न की करुणा और दर्द को सुनकर आयशा का दिल उसके प्रति सॉफ्ट हो गया और वह भी उससे प्यार करने लगी। जिन्न ने आयशा को बताया कि उसने बहुत दुख सहा है और अब वह सिर्फ उसके साथ रहना चाहता है। रहमान को जब यह सब पता चला तो वह बहुत परेशान हो गया। उसे अपनी पत्नी की चिंता सताने लगी। उसने महसूस किया कि आयशा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और वह किसी अनजाने डर से घिरी हुई है। उसने अपने दोस्तों और परिवार वालों से सलाह ली और किसी भी हालत में अपनी पत्नी को इस भूतिया चंगुल से बचाने का निर्णय लिया। उसने गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा को बुलाने का फैसला किया। उसने तांत्रिक बाबा को सारी कहानी सुनाई और उनसे मदद की गुहार लगाई। तांत्रिक बाबा जब होटल पहुंचे तो उन्होंने आयशा की हालत देखी और तुरंत जिन्न की उपस्थिति का एहसास किया। उन्होंने अपनी तंत्र मंत्र की विधाओं का इस्तेमाल करके जिन्न को बुलाया और उसे चेतावनी दी कि वह आयशा को छोड़ दे। बाबा ने कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। तुमने इस महिला को बहुत परेशान कर लिया है, अब उसे आजाद कर दो। जिन्न ने बाबा की चेतावनी को अनसुना कर दिया और कहा, मैं आयशा से प्यार करता हूं और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आयशा ने जिन्न से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मुझे अपने पति के साथ रहना है। जिन्न ने अपने प्रेम के आगे झुकते हुए कहा, यदि तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। और जिन्न ने आयशा के शरीर से निकलकर मस्जिद में वापस चला गया। आयशा और रहमान की जिंदगी वापस सामान्य हो गई, लेकिन आयशा के दिल में जिन्न के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। वह हमेशा उस जिन्न की यादों के साथ जीने लगी जिसने उसे इतना प्यार किया था। रहमान ने अपनी पत्नी को वापस पाकर राहत की सांस ली और दोनों ने अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश की, लेकिन आयशा के दिल में जिन्न का प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि प्यार की ताकत अद्वितीय होती है, चाहे वह इंसान का हो या जिन्न का। आयशा ने अपने दिल में जिन्न की यादों को संजो कर रखा और रहमान के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हर रात जब वह सोने जाती तो उसे जिन्न की यादें ताजा हो जाती, लेकिन उसने अपने पति के साथ खुश रहने की ठान ली थी। आयशा और रहमान ने जिन्न से मुक्ति पाकर अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन आयशा के दिल में जिन्न की यादें और उसकी छवि हमेशा ताजा रही। वह अक्सर रातों को जिन्न के बारे में सोचती और उसके सपनों में जिन्न की छवि बार बार उभरती। एक रात जब वह गहरी नींद में थी, उसने फिर से जिन्न को अपने पास पाया। इस बार जिन्न ने आयशा से कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। आयशा का दिल जिन्न की आवाज सुनकर पिघल गया। उसने महसूस किया कि वह अब भी जिन्न से प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। उसने अपने मन में तय कर लिया कि वह जिन्न के साथ रहना चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिन्न ने आयशा से वादा किया कि वह उसके साथ रहेगा और उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आयशा ने जिन्न के साथ एक और बच्चा पैदा करने का फैसला किया। रहमान को आयशा की बदलती हालत देखकर चिंता होने लगी। उसने देखा कि आयशा दिन ब दिन खोई खोई रहने लगी है और उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी है। उसने तांत्रिक बाबा से फिर से संपर्क किया, लेकिन बाबा ने कहा कि अब जिन्न का प्रभाव बहुत गहरा हो चुका है और उसे हटाना बहुत मुश्किल है। रहमान ने हार नहीं मानी और अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। एक रात आयशा ने जिन्न से कहा कि वह उसके साथ रहना चाहती है और उससे एक और बच्चा चाहती है। जिन्न ने आयशा की इच्छा को स्वीकार कर लिया और उसने आयशा के साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह सब आयशा के सपनों में हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि यह बहुत ही वास्तविक था। उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और उसने महसूस किया कि वह फिर से गर्भवती है। रहमान ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने आयशा से बात करने की कोशिश की, लेकिन आयशा ने उसे बताया कि वह जिन्न से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। रहमान का दिल टूट गया और उसने फैसला किया कि वह किसी भी हालत में अपनी पत्नी को जिन्न के चंगुल से बचाएगा। उसने तांत्रिक बाबा से फिर से मदद मांगी और उन्हें मस्जिद में बुलाया। बाबा ने अपनी तंत्र मंत्र की विधाओं का इस्तेमाल करते हुए जिन्न को बुलाया और उससे कहा,
तुम्हें अब आयशा को छोड़ना ही होगा। लेकिन जिन्न ने बाबा की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और आयशा के पास आकर उसे अपने साथ चलने को कहा। आयशा ने जिन्न का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। रहमान ने यह देखा और उसने जिन्न को रोकने की कोशिश की, लेकिन जिन्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रहमान को मार डाला। आयशा का दिल टूट गया, लेकिन उसने जिन्न के साथ रहना चुना। जिन्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रहमान का रूप धारण कर लिया और आयशा के साथ रहने लगा। आयशा ने महसूस किया कि अब जिन्न उसके साथ है और उसने अपने पति की मौत के दुख को भूलने की कोशिश की। उसने जिन्न के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की और उससे एक और बच्चा पैदा करने का फैसला किया। जिन्न ने आयशा के साथ रहकर उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की। आयशा की जिंदगी में अब रहमान नहीं था, लेकिन जिन्न का प्यार और उसका साथ उसे हमेशा मिलता रहा। उसने अपने दिल में जिन्न के लिए एक खास जगह बनाई और उसके साथ अपने नए जीवन को अपनाया। जिन्न ने रहमान के रूप में उसकी जिंदगी में प्रवेश किया और आयशा के साथ हमेशा के लिए रहने का वादा किया। आयशा ने अपने दिल में जिन्न के प्यार को बसाकर अपने नए जीवन की शुरुआत की और जिन्न के साथ खुश रहने का फैसला किया। अब उसकी जिंदगी में रहमान नहीं था, लेकिन जिन्न का प्यार और उसकी छवि हमेशा उसके साथ रहे। आयशा ने अपने दिल में जिन्न की यादों को संजो कर रखा और उसके साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, यह थी आयशा और रहमान की रहस्यमयी प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, बलिदान और रहस्य का अद्वितीय संगम था। जिन्न का प्यार, आयशा का संघर्ष और रहमान का अंत, यह सब हमें दिखाता है कि प्यार की ताकत और अंधविश्वास कितनी गहरी हो सकती है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय और सुझाव कमेंट्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपके लिए ऐसी ही और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लाते रहेंगे। तो अब मैं आप सभी समय को हो गया कहानी है हमारी फिजा जी अगली के पॉइंट कहानी ऑफ व्यू से सुनने का। सुनाऊंगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मेरा नाम फिजा है। मेरी उम्र 25 साल है। ये बात तब की है जब मैं 16 साल की थी। जो मैं बात आप सभी को बताने जा रही हूँ, यह बात मैंने ना तो अपने घर वालों को बताई है और ना ही किसी भी अपने रिश्तेदार को। मैं कई दिनों से अनुराग जी की कहानियाँ सुन रही थी। मैंने देखा कि यहाँ लोग अपनी काफ़ी आपबीती अनुराग जी को भेजते हैं और फिर अनुराग जी आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं। आज की कहानी में जगह का नाम काल्पनिक है, बस मैं आप सभी को अपना नाम ही रियल बता रही हूँ। मेरा नाम फिजा है, जैसा कि आप सभी को कहानी के शुरू में अनुराग जी ने बता दिया था। अब बिना समय बर्बाद किए मैं आप सभी को कहानी सुनाती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यह कहानी तब की है जब मैं 16 साल की थी। दोपहर का वक्त था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। मैं उस दिन अपने स्कूल से वापस घर आ रही थी। मेरे स्कूल से मेरे घर तक जाने के लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ता था और जहाँ मैं पढ़ती थी वह स्कूल शहर से थोड़ा दूर था, जहाँ पर अभी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वह जगह काफ़ी खंडर इलाका था और उसी जगह में हमारा स्कूल भी लगभग पूरा बन चुका था। उस दिन जब मैं अपने घर जा रही थी, मैं अपने घर से स्कूल पैदल ही जाया करती थी और स्कूल से घर पैदल ही आया करती थी। मैं रास्ते में थी और काफ़ी तेज़ धूप हो रखी थी। आसपास एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और रास्ता भी काफ़ी ख़राब था। हर जगह गड्ढे हो रखे थे। उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरा स्कूल से लेकर घर तक पीछा कर रहा हो। ऐसा मेरे साथ लगातार 3 दिनों तक होता रहा। 1-2 दिन तक तो मैंने इसे अनदेखा कर दिया। फिर जब मैं चौथे दिन स्कूल से घर आ रही थी, फिर से मुझे वही एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। और जब मैं पीछे मुड़कर देखी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं घर की तरफ चलने लगी। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया हो और मैं अपने हाथ की तरफ देखती हूँ तो वहाँ मुझे कोई नहीं दिखाई देता, पर मुझे अपने हाथ में किसी और का हाथ महसूस हो रहा था कि किसी ने मेरा हाथ बड़ी जोरों से पकड़ रखा हो।
जिस किसी ने भी मेरा हाथ पकड़ रखा था उसका हाथ काफ़ी ठंडा था। ऐसा लग रहा है कि मैंने बर्फ़ को पकड़ रखा हो। तभी मैंने एकदम से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, पर वह जो कोई भी था वह मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। तभी मैंने एकदम से अपने हाथ पर झटका दिया और उसके हाथ से मेरा हाथ अलग हो गया और मैं फ़ौरन डरती हुई और सहमी अपने घर की ओर भाग गई। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ मुझे देखकर कहती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी हाफ क्यों रही हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि अभी मुझे ही नहीं पता था कि यह जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह था क्या। मैंने फ़ौरन अपने कपड़े वगैरह बदले, हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ गई। माँ मेरे लिए खाना लेकर आई, पर मेरे से खाना खाया ही नहीं जा रहा था। मेरा मन बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा था और गर्मी का मौसम था, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैं कपकपाने लगी। मेरी माँ मेरी ऐसी हालत देखकर पूछती है कि तुझे क्या हो गया, तू खाना क्यों नहीं खा रही है, बाहर से कुछ खाकर आई है क्या उल्टा सीधा। तो मैं बोलती हूँ मैं कुछ नहीं खाई हूँ। तभी मैं माँ से कुछ नहीं बोलती और कहती हूँ कि मुझे खाना नहीं खाना है और मैं फ़ौरन सोने चली जाती हूँ। और जब मैं सोकर उठती हूँ तो मेरी आँख सीधा शाम के 6 बजे खुलती है। जब मैं उठती हूँ तो मैं अपने माँ से बोलती हूँ कि आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, 4 बजे से मेरा ट्यूशन था। तब मेरी माँ मुझसे कहती हैं कि मैं तुझे 3 बजे से ही उठा रही हूँ, पर तू उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर जैसे ही मैंने तेरा शरीर छुआ तो तू पूरी की पूरी ठंडी पड़ चुकी थी। तेरी ऐसी हालत देखकर मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैंने तुझे कंबल उड़ा दिया और तुझे नहीं उठाया। जब मैं सोकर उठी तो मुझे अब काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। फिर मैं फ़ौरन खाना वाना खाई। फिर उसके बाद मैं अपने स्कूल का काम करने लगी। स्कूल का काम करते करते मेरे मन में हर वक्त बस एक ही ख्याल आए जा रहा था कि स्कूल से आते वक्त वह अदृश्य चीज़ थी क्या जिसने मेरा हाथ पकड़ रखा था, और वह था कौन। इतना सोचने के बाद मैंने अपने मन पर कंट्रोल किया। फिर जल्दी जल्दी मैंने स्कूल का काम किया और रात हो गई। पापा भी घर आ चुके थे काम से। हम सभी ने खाना खाया और सभी सो गए। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे अभी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था कि चलो अब मैं ठीक हूँ। माँ को भी थोड़ी तसल्ली हुई कि मेरी बेटी अब ठीक है। फिर सुबह तैयार वगैरह होकर मैं अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ी। जब मैं जैसे ही उस जगह पहुंची जहां कल दोपहर में किसी अदृश्य चीज़ ने मेरा हाथ पकड़ा था, मैं वहीं आकर रुक गई और एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मैं फ़ौरन वहीं बेहोश हो गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। फिर उसी दिन शाम के वक्त मेरी आंख खुलती है। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। मैं देखती हूँ कि मैं स्कूल की ड्रेस में अपने बेड के ऊपर लेटी हुई हूँ और मेरे सारे कपड़े गंदे हुए हैं। मैं अपनी माँ से उठते ही बोलती हूँ, मैं यहाँ कैसे, मैं तो स्कूल में थी। मैं चारों तरफ अपनी आंखें दौड़ा कर देखती हूँ तो 2-4 पड़ोस की आंटी आई हुई होती हैं और मेरे मम्मी पापा दोनों पास में बैठे रो रहे थे। तभी मेरी माँ मेरे पास आकर बोलती हैं, क्या हुआ था बेटा तुम्हारे साथ, तुम वहाँ उस जंगल में क्या करने गई थी। मैं अपनी माँ की यह बात सुनकर हैरान रह जाती हूँ कि मैं तो जंगल गई ही नहीं, मैं तो स्कूल गई थी और उसके बाद रास्ते में ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं अपनी माँ से पूरी बात पूछती हूँ क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता था। इतना पूछने के बाद मेरी माँ रोते रोते बताती हैं कि स्कूल की छुट्टी के वक्त तेरी दोस्त घर आई थी और वह बोल रही थी कि फिजा आज स्कूल क्यों नहीं आई। मैं तुम्हारी दोस्त की यह बात सुनकर हैरान रह गई और मैं फ़ौरन तुम्हारे पापा को कॉल करके घर बुला लेती हूँ और हम दोनों लोग स्कूल पहुँच जाते हैं। स्कूल जाकर पता चलता है कि तुम सच में स्कूल नहीं आई थी। तो हम लोग डर जाते हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि तुम कहाँ गई। तो हम फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। तभी पुलिस वाले और हम सब तुम्हें स्कूल से घर तक के रास्ते में ढूंढते रहते हैं और रास्ते में जो जंगल पड़ता है हम वहीं ढूंढने लगे तुमको। दूर जंगल के बीचों बीच तुम हमें बेहोश पड़ी हुई मिलती हो। फिर फ़ौरन हम तुमको वहाँ से लेकर घर आ गए और तब से लेकर अब जाकर तुम्हें होश आया है। बोलो ना बेटा, तुम्हें क्या हुआ था, तुम उस जंगल में क्या करने गई थी, हमें बताओ, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। मैं अपने माँ बाप को रोते हुए बोलती हूँ कि मैं वहाँ नहीं गई थी, मुझे खुद नहीं पता कि मैं उस जंगल में कैसे पहुँची। तभी मेरी माँ कहती है, कुछ मत बोलो बेटा, तुम आराम करो,
आस पड़ोस की सारी औरतें बातें बनाने लगती हैं कि शायद कि लड़की किसी लड़के के साथ जंगल में गई थी और कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है इस लड़की के साथ। मेरी माँ उन औरतों की बात सुनकर काफ़ी परेशान हो रही थी और मन ही मन रो रही थी। इस घटना के होते ही मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम 2-4 दिनों तक स्कूल मत जाओ, यहीं घर पर रहकर आराम करो। लेकिन उसी रात जब मैं खाना खाने बैठी तो मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। मुझे मेरे पेट के अंदर एक हलचल महसूस हो रही थी और साथ ही काफ़ी दर्द भी हो रहा था। अपने पेट के दर्द के बारे में मैंने अपनी माँ को नहीं बताया और चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई। अगर मैं यह बात अपनी माँ और पापा को बता देती तो वह लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते। मैंने यह दर्द पूरी रात सहन किया। मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था। इस दर्द को मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस दर्द से अच्छा है कि मेरी जान निकल जाए। जैसे तैसे करके आंखें बंद करके मैं सो गई और जब मेरी आंख सुबह खुली तो मैं वॉशरूम की तरफ जाती हूँ और जैसे ही मैं वॉशरूम में आकर बैठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी जांघ खून से लथपथ है और सारा खून सूख चुका है। मुझे समझ में नहीं आता कि यह खून मेरी जांघों में आया कहाँ से। मैं ध्यान से देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि यह खून मेरी योनि से निकल रहा था। मैं यह नज़ारा देखकर काफ़ी डर गई क्योंकि उस वक्त मुझे पीरियड्स नहीं थे। फिर भी यह खून कैसे आया? तभी मैंने फ़ौरन अपने कपड़े साफ़ किए और फटाफट नहा धोकर कपड़े बदल कर मैं अपने स्कूल की ड्रेस पहन लेती हूँ और अपनी माँ के पास पहुँच जाती हूँ। माँ से कहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे स्कूल जाना है, वहाँ दोस्तों से मिलूँगी, मुझे और अच्छा लगेगा। तो माँ बोलती हैं रुको, आज मैं तुमको छोड़ कर आती हूँ स्कूल। तभी मेरी माँ और मैं स्कूल के लिए निकल जाते हैं और माँ मुझे स्कूल के गेट पर छोड़कर वापस घर चली जाती हैं। मैं स्कूल पहुँचती हूँ और जब स्कूल में लंच टाइम होता है तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस बारे में बताती हूँ कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ और सुबह मेरी जांघों में यह खून कैसे आया। मेरी दोस्त मेरी यह बात सुनकर काफ़ी हैरान रह गई और वह बोलती है कि तू झूठ बोल रही है मुझसे। मैं उसे काफ़ी कोशिश करके समझाती हूँ तो आखिर में वह मेरी बात समझ जाती है। तो वह बोलती है कि तूने इन सब चीज़ों के बारे में अपने घर वालों को बताया कि नहीं? मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैंने इस बारे में अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया है और ना ही मुझे बताना है क्योंकि मेरी माँ बहुत परेशान हो जाती हैं मुझे लेकर। क्योंकि कल जो मेरे साथ हुआ वैसी हालत देखकर मेरी माँ काफ़ी रो रही थी। मुझे अपनी माँ को अब और दुख नहीं देना है। तुम ही कुछ बताओ ना, कैसे सब कुछ सही करूँ? क्या आखिर यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? और उस दिन जंगल के रास्ते में वह क्या अदृश्य चीज़ थी जिसने मेरा हाथ पकड़ा? तभी मेरी दोस्त बोलती है कि शायद तेरे ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है। मैं अपनी दोस्त की यह बात सुनकर थोड़ा चौंक गई कि यह क्या बोल रही है, यह क्या होता है ऊपरी चक्कर? तो मेरी दोस्त बोली कि तू बस मेरी बात सुन और कुछ मत बोल। ऐसे ही कुछ मेरे भाई के साथ भी हुआ था, उसके साथ भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहता था। तो मेरी माँ ने मेरे भाई को एक मौलवी जी को दिखाया। उनको दिखाने के बाद मेरा भाई बिल्कुल सही हो गया। मैं उन मौलवी जी को जानती हूँ। चल आज कोचिंग के वक्त तुझे मैं उनके पास लेकर चलती हूँ। आज हम दोनों लोग कोचिंग नहीं जाएंगे। मैं उसकी बात को मान जाती हूँ और अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकली तो देखती हूँ कि मेरी माँ मुझे लेने आई हुई थी। मैं अपनी माँ के साथ अपने घर पहुँच गई। घर पहुँचकर मैं खाना वाना खाई और माँ से बोली कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ। ट्यूशन मेरे घर के पास ही था, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं घर से बाहर निकली तो ट्यूशन के बराबर वाली गली में मेरी फ्रेंड खड़ी थी। तो वह मुझे इशारा करते हुए कहती है इधर आओ। मैं उसकी तरफ चली जाती हूँ और वह मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे कहती है मेरे साथ चलते रहो। मैं आप सभी को एक चीज़ बताना भूल गई थी कि मेरी दोस्त ने बोला था कि घर से 10 या 20 रुपये साथ लेकर आना। उसके कहने पर मैं घर से 20 रुपये लेकर आई थी और वह भी अपने घर से पैसे लेकर आई थी। वह मुझको मेन रोड की तरफ लेकर गई और उसने फ़ौरन एक ऑटो रोका और उसमें हम दोनों बैठकर चले गए। मेरी फ्रेंड ही मुझे लेकर जा रही थी। उसे ही उस जगह का रास्ता पता था। जिस जगह हम जा रहे थे वहाँ पहुँचने में हमें लगभग 20 मिनट लग गए। जैसे ही वह जगह आई हम दोनों ऑटो से उतरे और हमने पैसे ऑटो वाले को दिए। जिस रोड पर ऑटो रुका था वहाँ से 2-3 मिनट की दूरी पर ही मौलवी जी का घर था। जब हम लोग मौलवी जी के घर के अंदर घुसे तो वहाँ काफ़ी औरतें बैठी हुई थी। वह मौलवी जी मेरी दोस्त को देखकर उसे पहचान गए और बोलने लगे कि तुम वही हो ना
जो तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई को मेरे पास लाई थी दिखाने के लिए। तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या बात हो गई है बेटा? तभी मेरी दोस्त मेरे बारे में उन मौलवी जी को सब कुछ बता देती है। मेरी दोस्त की सारी बातें सुनकर मौलवी जी हैरान हो जाते हैं और मौलवी जी मुझे अपने साथ दूसरे कमरे में ले जाते हैं और मुझसे कहते हैं, ये लो 2 नींबू और इन दोनों नींबू को अपने पूरे शरीर पर रगड़कर मुझे वापस दो। वह जैसा बोलते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। उन दोनों नींबू को अपने पूरे शरीर पर रगड़कर उनको वापस लौटा देती हूँ। फिर मौलवी जी मेरे से कहते हैं कि बाहर से अपनी दोस्त को भी बुला लाओ। मैं अपनी दोस्त को भी अंदर बुला लेती हूँ और मौलवी जी उन दोनों नींबू को मेरे और मेरी दोस्त के सामने काटते हैं। चाकू से जैसे ही मौलवी जी उन दोनों नींबू को काटते हैं तो वह दोनों नींबू अंदर से काले निकलते हैं। मेरी दोस्त और मौलवी जी यह देखकर चौंक जाते हैं और वह बोलते हैं कि तुम्हारी दोस्त के ऊपर सही में ऊपरी साया है, पर अभी यह नहीं पता कि वह कौन है, या किसी रिश्तेदार ने तुम्हारे ऊपर ऊपरी की है या फिर वह कहीं से तुम्हारे ऊपर उड़ कर आया है। तभी मौलवी जी एक और विद्या करते हैं। मैं आप सभी को इस विद्या के बारे में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मौलवी जी ने मुझे और मेरी दोस्त को सख्त मना किया था कि इस विद्या के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, तो इसलिए मैं आप सभी को इस विद्या के बारे में नहीं बता रही हूँ। जैसे ही मौलवी जी ने वह विद्या पूरी की तो हमसे बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक जिन्नात का साया है। मेरी दोस्त यह सुनते ही चौंक जाती है कि पता नहीं क्या हो गया हो। मौलवी जी भी मुझे देखकर हैरान रह जाते हैं, पर साथ में यह भी कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मौलवी जी हम दोनों से कहते हैं कि वह जिन तुम्हारे ऊपर उस वक्त आया जब तुम स्कूल से घर जा रही थी। उसने तुमको स्कूल से घर जाते वक्त काफ़ी बार देखा और तुम उसको पसंद आ गई। वह तुमको लेकर अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है और अपने साथ रखना चाहता है। वह जिन्नात मेरे से यह भी बोल रहा था कि वह तुम्हारे साथ अपना वंश बढ़ाना चाहता है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि वह तुमको छोड़कर चला जाए, पर वह मेरी बात नहीं मान रहा था। पर अब मुझे कुछ कठोर कदम उठाना पड़ेगा। अब जो मैं विद्या करने जा रहा हूँ उस विद्या में लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो मेरी दोस्त बाहर रुक जाती है और मौलवी जी मुझे लेकर एक रूम में चले जाते हैं। उस रूम में काफ़ी अंधेरा था। मौलवी जी काफ़ी मंत्र बुदबुदा रहे थे। उस कमरे में इतना अंधेरा था कि मुझे मौलवी जी का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। मौलवी जी जमीन पर बैठे बैठे मंत्र बुदबुदाते ही जा रहे थे। लगभग ऐसे 1 घंटा मंत्र बुदबुदाने के बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ। फिर 10-15 मिनट बाद जाकर मुझे होश आता है और मौलवी जी मेरे से कहते हैं, बेटा अब तुम सही हो। तभी मौलवी जी मुझे एक ताबीज़ देते हैं और कहते हैं कि इस ताबीज़ में काला धागा लगाकर अपने कमर या बाजू में बांध लेना 7 दिनों तक, और याद रखना कि यह ताबीज़ किसी को दिखाई ना दे। इसे हमेशा अपने हर वक्त अपने कपड़ों से ढक कर रखना। मैंने वह ताबीज़ मौलवी जी से ले लिया और उनको धन्यवाद कहा, और मैंने उनसे यह भी बोला कि आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वह बोलते हैं, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मेरा यही काम है लोगों की मदद करना। तो आप दोनों अब घर जाइए, शाम होने वाली है। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ मेरे से बोलती है, इतना लेट कहाँ रह गई? तो मैं माँ से बोलने लगी कि मैं अपने दोस्त के घर चली गई थी, तो वहीं उसके साथ रुककर पढ़ाई कर रही थी। फिर उस दिन से लेकर आज तक मेरे साथ कभी कुछ ऐसा दोबारा नहीं हुआ। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को फिजा खान जी की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करिए, और अगर आपको भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो स्क्रीन पर दिखाई दिए गए नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं आप लोगों की कहानी भी लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज की दूसरी कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूँ। यह कहानी मैं आप सभी को फिर से सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि जिस वक्त मैंने यह कहानी अपलोड की थी तब इस वीडियो पर इतने व्यूज़ नहीं आए थे, तो इसलिए मैं यह कहानी फिर से आप सभी को सुना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। मेरा नाम अंशिका है। मेरी उम्र 18 साल थी जब यह घटना मेरे साथ घटित हुई। यह उस दिन की बात है। शाम का समय था। मैं अपने घर में आराम से बैठी हुई थी। यही करीब शाम के 4 या 5 बज रहे थे। तभी मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे कहता है कि अंशिका जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही कोने वाली दुकान पर खड़ा हूँ। मैं अपनी माँ को यह बोलकर बाहर आ गई कि किसी काम से बाहर जा रही हूँ
और कुछ स्कूल का सामान वगैरह लाना है और फोटोकॉपी भी कराना है क्योंकि कल स्कूल में फाइल सबमिट करनी है। ठंड का मौसम था। मेरी माँ मुझसे बोलती है, ज़्यादा ज़रूरी काम है क्या? मैं बोलती हूँ, हाँ मम्मी, अगर मैंने यह फाइल कल सबमिट नहीं करी टाइम से तो मुझे इंटरनल्स के नंबर नहीं मिलेंगे। मैंने मम्मी से 100 रुपये लिए और फ़ौरन बाहर आ गई, यह बोलकर कि मैं कम से कम 1 घंटे में वापस आऊँगी, और फ़ौरन बाहर आ गई। और मेरी मम्मी को भी पता था कि फ़ोटोकॉपी की शॉप और स्टेशनरी की शॉप हमारे घर से लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। घर से बाहर निकलते ही मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच गई। मैं उसकी बाइक पर बैठी और उसके साथ निकल गई। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे एक पार्क में ले गया जो काफ़ी सुनसान पार्क था और वह काफ़ी पुराना था और वहाँ पर काफ़ी पेड़ थे। वैसे उसे पार्क कहना गलत होगा, पर हमारे यहाँ सभी लोग उसे पार्क ही कहते थे क्योंकि वह पहले पार्क हुआ करता था। अब उस पार्क में कोई काम सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए वहाँ पर अब पेड़ पौधे काफ़ी हो गए हैं और वह पूरा धीरे धीरे जंगल सा बनता जा रहा है। मुझे पता था अगर मैं घर वापस जाऊंगी तो मुझे सामान लेकर वापस घर आना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बोला कि वहाँ जाने से पहले मुझे कुछ सामान खरीदना है, फिर चलते हैं उस पार्क में। क्योंकि अगर मैं बिना सामान लिए घर गई तो मम्मी को शक हो जाएगा। तो मैं फ़ौरन ही स्टेशनरी शॉप पर गई और फोटोकॉपी पेपर 4-5 ले लिए और फाइल बनाने में जितने भी सामान की मदद होती है वह सभी सामान ले लिए। और फिर मैं उन सामान को लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस पार्क में चल पड़ी। समय काफ़ी हो गया था, 4:45 हो रहे थे और मैं अपने घर से 4 बजे निकली थी। हमें पार्क पहुंचते पहुंचते 5 बज गए थे। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बोला, यार काफ़ी लेट हो गया है, आज जाना ज़रूरी है क्या वहाँ पर? मेरा बॉयफ्रेंड मेरी एक नहीं सुनता और वह बोलता है, हाँ आज जाना ज़रूरी है, तुम बहुत बहाना मारती है, कभी मेरे को टाइम नहीं देती है। मैं अपने बॉयफ्रेंड की बात सुनकर थोड़ा सोचने लगी और मैं उसकी हाँ में हाँ भरते हुए उसके साथ चल पड़ी। अब हम पार्क के अंदर पहुँच चुके थे। बाइक हमने पार्किंग में लगाकर पार्क की अंदर की तरफ चले जा रहे थे। अब धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था, सूरज भी ढल चुका था। मेरा बॉयफ्रेंड मेरा हाथ पकड़कर मुझे काफ़ी अंदर तक ले जाया जा रहा था। मुझे थोड़ी घबराहट सी भी हो रही थी और ठंड भी काफ़ी लग रही थी। तभी एकदम से मेरा बॉयफ्रेंड रुक गया और वह मुझे खींचते हुए एक पेड़ के सहारे खड़ा कर देता है। इतने में वह मेरे करीब आता ही है कि तभी अचानक से किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है, वह भी जोर जोर से। उस लड़की की आवाज़ उस पार्क में अंदर की तरफ से आ रही थी और अब धीरे धीरे और भी तेज और साफ सुनाई दे रही थी। आवाज़ सुनते ही मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एकदम से डर जाते हैं कि यह लड़की कौन है और क्यों रो रही है। मैं आप सभी को बता दूं, मेरे बॉयफ्रेंड का नाम अभिनव है। अभिनव बोलता है, आओ देखते हैं कौन लड़की रो रही है। जब मैं और अभिनव उस लड़की की आवाज़ की तरफ बढ़ रहे थे तभी अचानक से वह लड़की हमें दिखाई देने लगी और वह रोती रोती हमारी तरफ ही भागते हुए आ रही थी और वह हमारे पास ही आकर रुक गई और रोते रोते जोर जोर से बोल रही थी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ बचा लो कोई उसे, प्लीज़ बचा लो कोई उसे। तभी अभिनव बोलता है, क्या हो गया तुमको, क्यों रो रही हो, किसको बचा लें और क्यों बोल रही हो तुम ऐसा? तभी वह लड़की बोलती है, वहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड अचानक ही वहाँ पर बेहोश हो गया, इसलिए मैं रो रही हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ कि करूँ तो करूँ क्या। प्लीज़ आप लोग मेरी मदद कीजिए और चलिए उसके पास, देखिए उसे क्या हो गया है। मैं अभिनव की तरफ देखती हूँ और अभिनव मेरी तरफ देखता है और इशारा करते हुए कहता है, हमें इस लड़की के साथ वहाँ चलना चाहिए और इसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही मैं और अभिनव उस लड़की के साथ वहाँ पहुँचे तो हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़का बेहोश पड़ा था और उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था, उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। अभिनव ने उसके मुंह को टच कर देखा। जब अभिनव ऐसा करता है वह उसकी सांसों को चेक करने की कोशिश करता है और उसकी हार्ट बीट को भी चेक करता है। इतना सब कुछ करने के बाद अभिनव उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, इसकी सांसें नहीं चल रही है और ना ही इसका दिल धड़क रहा है, मेरे ख्याल से यह मर चुका है। इतना सुनते ही वह लड़की बहुत जोर जोर से रोने लगी और मेरी भी हालत खराब हो चुकी थी। अभिनव भी काफ़ी डर चुका था कि आखिर यह हुआ क्या इसको। अभिनव उस लड़की से पूछता है कि हुआ क्या है इसे।
इसे कोई बीमारी थी क्या, या इसे कोई प्रॉब्लम थी पहले? तो वह बोलती है कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने आए थे। तभी अचानक ही इसको क्या हो गया और वह मेरे से बोलता है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, और एकदम से इसका शरीर अकड़ने लगा और यह तुरंत ही नीचे जमीन पर गिर पड़ा। हमें उस पार्क में रहे हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, लगभग 5:45 बज रहे थे। मम्मी की एक मिस कॉल आई हुई थी। मैं भी बहुत परेशान हो रही थी, पर मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने यह बात अभिनव को बताई कि मम्मी का घर से फ़ोन आ रहा है, क्या करूं? तभी अभिनव बोला थोड़ी देर रुक जाओ, हमें इस लड़की को उसके घर पहुंचाना होगा और लड़के को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा और उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना होगा। तभी अभिनव उस लड़की से पूछता है आप लोग यहाँ पर आए कैसे, मतलब कि बाइक वगैरह से आए हो या ऑटो से? तो वह लड़की बोलती है हम दोनों ऑटो से आए हैं यहाँ पर। तभी अभिनव उस लड़की के बॉयफ्रेंड को फौरन उठाता है और पार्क से बाहर की तरफ ले जाता है और अपनी बाइक स्टार्ट करता है और उस लड़के को अपने पीछे बिठाकर और साथ में उस लड़की के बॉयफ्रेंड को भी कहता है कि तुम भी बैठ जाओ, और अभिनव मुझसे भी कहता है कि अंशिका तुम भी बैठ जाओ पीछे, और तुम दोनों लोग इसको सही से पकड़ कर बैठना ताकि यह बाइक से नीचे ना गिरे। तभी अभिनव बहुत तेजी से बाइक चलाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर जब उस लड़के को देखते हैं तो कहते हैं कि शायद यह मर चुका है, पर हम फिर भी एक बार ट्राई कर देखते हैं कि शायद इसकी सांसें चलने लगे। तो डॉक्टर लोग उस लड़के की छाती को हाथ से दबाते हैं। फिर तभी वह लड़का एक जोर से सांस लेकर आँख खोल देता है और फिर से उसकी सांसें चलने लग जाती है। फिर सबकी जान में जान आती है। फिर डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर उस लड़के को घर वापस भेज देते हैं। फिर अभिनव सबसे पहले मुझे घर छोड़ता है और उसके बाद उन लोगों को। उस लड़के से बात करने पर उस लड़के ने अभिनव को बताया कि उसको कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और ना ही कोई बीमारी थी। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ सही रहा। एक दिन अचानक जब मैं फिर से अभिनव से मिलने जाती हूँ उसी पार्क में, तब अभिनव के साथ मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ उस पार्क के किसी पेड़ के पास। तभी अचानक से अभिनव भी वैसे ही अकड़ने लग जाता है और उसके मुंह से भी झाग निकल जाता है और वह वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। और उस वक्त शाम होने में अभी टाइम था, यही कोई 4 बज रहे थे और ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ था। फिर मैं भी किसी को बुलाकर लाती हूँ और अभिनव को लेकर हॉस्पिटल जाती हूँ। डॉक्टर वैसे ही अभिनव के साथ भी करते हैं और अभिनव की आंखें खुल जाती है। फिर उसके कुछ दिनों बाद वैसे ही अभिनव के साथ उसके घर पर होने लगा। ऐसा उसके साथ लगातार होने लगा। अभिनव का दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती गई। मुझे और अभिनव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह हो क्या रहा है, और उसको कभी कभार खून की उल्टियाँ भी हो रही थी। उसका शरीर पूरा पतला हो चुका था और उसका शरीर ऐसा हो चुका था कि उसने कई महीनों से कुछ खाया ही ना हो। वह पूरा कमजोर हो चुका था, उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। फिर कुछ दिनों बाद ही अभिनव की माँ ने एक मौलवी जी को अभिनव को दिखाया। फिर मौलवी जी ने कुछ सामान अभिनव की मम्मी को लिख कर दिया और कहा कि अगले दिन को सामान लेकर और अपने बेटे को साथ लेकर आना। ठीक वैसे ही जो सामान मौलवी जी ने लिख कर दिया था, अभिनव की माँ ने वैसा ही किया और अगले दिन ही वह सभी सामान लेकर उन मौलवी जी के पास पहुंच गई। मौलवी जी 2 नींबू अभिनव को देते हैं और कहते हैं कि इन दोनों नींबू को अपने पूरे शरीर पर रगड़ कर मुझे वापस दो। अभिनव उन दोनों नींबू को अपने पूरे शरीर पर रगड़ता है अच्छे से। मौलवी जी कहते हैं लगभग 15 से 20 मिनट तक रगड़ते रहो और फिर उसके बाद मुझे लौटा देना। अभिनव मौलवी के कहे अनुसार ही करता है और उन्हें वह नींबू लौटा देता है अपने पूरे शरीर पर रगड़ने के बाद। मौलवी जब अभिनव से वह नींबू लेते हैं और उसे चाकू से काटते हैं तो पता चलता है कि वह नींबू पूरा काला हो चुका था और उन दोनों नींबू में से काले रंग का रस बाहर निकल रहा था। यह देखकर अभिनव की माँ, अभिनव और मौलवी जी चौंक जाते हैं। मौलवी जी कहते हैं आपके बेटे पर किसी बुरी शक्ति का साया है। फिर उसके बाद मौलवी जी पास में ही रखे मटके को उठाते हैं और उसमें अभिनव की मम्मी के द्वारा लाए गए सभी सामानों को उसमें एक एक करके डालते हैं और वह मौलवी जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और साथ में ही अभिनव की फ़ोटो भी लेते हैं। फिर उसके बाद जब वह सारा सामान उस मटके में डाल देते हैं और उस मटके को उठाकर अभिनव के सामने रख देते हैं और अभिनव की मम्मी से बोलते हैं कि आप थोड़ा दूर हो जाइए। फिर तभी मौलवी जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और तभी अभिनव की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर मौलवी जी
कुछ प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। मौलवी जी का पहला प्रश्न होता है, तुम कौन हो और अभिनव के ऊपर क्यों आई हो? तो तभी वह मटका गोल गोल हिलने लगता है। फिर उसके बाद मौलवी जी अभिनव की मम्मी को कहते हैं कि आप बाहर चले जाओ। मौलवी जी और अभिनव दोनों कमरे में अकेले रहते हैं। लगभग 1 घंटे बाद मौलवी जी कमरे का गेट खोलते हैं और अभिनव की माँ को सब कुछ बता देते हैं। मौलवी जी यह बोलते हैं कि आपके बेटे के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया था। अब मैंने उसे आपके बेटे के ऊपर से हटा दिया है और आपकी बेटी पर अब वह कभी नहीं आएगा। पर जो वह आत्मा थी वह किसी और के ऊपर आई थी, यानी कि उस आत्मा को किसी ने आदेश दिया था किसी और के ऊपर आने के लिए और उसको मारने के लिए। उस आत्मा ने यह सब कुछ बताया था कि जिस लड़के के ऊपर वह आत्मा आई थी उस लड़के को अभिनव ने बचाया था, इसलिए वह आत्मा अभिनव के ऊपर आ गई। क्योंकि उस आत्मा को उस लड़के को मारने के लिए भेजा गया था जिस लड़के को अभिनव ने बचाया था, इसलिए उस आत्मा का काम पूरा नहीं हो पाया जिस काम के लिए उसे भेजा गया था। और उस आत्मा का काम था उस लड़के को मारना, जो कि उस लड़के के ही किसी रिश्तेदार ने वह आत्मा किसी तांत्रिक के द्वारा भेजा था उसे मारने के लिए। फिर मौलवी जी कहते हैं, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब अभिनव सही है, वह आत्मा अभिनव को अब कभी तंग नहीं करेगी। मैं यह ताबीज़ दे रहा हूँ और यह ताबीज़ अभिनव के शरीर पर बांध दो और उसे बोल दो कि यह ताबीज़ वह अपने शरीर से कभी नहीं उतारेगा। तो दोस्तों, यह थी अंशिका जी की भेजी गई सच्ची और डरावनी कहानी। अगर आपको भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।